नमस्कार दोस्तों। पहले दौर में 102 सीटों के लिए वोटिंग हो गई कल, और उस वोटिंग के साथ बहुत सारे सवाल उठे जब कई राज्यों में दर्जनों सीटों पर, या देखें ओवरऑल वोटों में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। राजस्थान में तो कुछ सीटों पर 7%, 8% की गिरावट, बिहार में भी वोटों में गिरावट, बंगाल में गिरावट। जहां जहां 21 राज्यों में वोटिंग हुई, ज्यादातर जगह वोट प्रतिशत में गिरावट हुई। वोट वोट प्रतिशत में गिरावट का क्या मतलब है, और अगर मतदान में इतनी कमी आई है 2014-2019 के मुकाबले 2024 में पहले ही दौर में, तो इसका क्या मतलब है? कई तरह का आकलन, कयास, विश्लेषण तब होता है जब वोटों में गिरावट होती है या वोटिंग ज्यादा होती है। लेकिन इस बार चूंकि गिरावट हुई है, इसलिए समझने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं योगेंद्र यादव जी, जिन्हें आप सब लोग जानते हैं, किसी जमाने में सेफोलॉजी करते थे लेकिन अब भारत जोड़ो अभियान के साथ जुड़े हैं सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर। और श्रेयस सरदेसाई है, जो डेटा माइनिंग में, डेटा में सर्वे और रिसर्च के साथ लंबे समय तक उनका एसोसिएशन रहा। सीएसडीएस लोकनीति के साथ 10 साल तक रिसर्च एसोसिएट के तौर पर रहे, और इलेक्शन के चुनावी आंकड़ों को बहुत बारीकी से समझते, और रिसर्च और सर्वे में उनका चुनाव से ये रिश्ता है। तो श्रेयस और योगेंद्र यादव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और चूंकि सबकी नजर, बहुत सारे लोग हमें कल देर रात से लेकर अभी कुछ देर पहले तक मैसेज कर रहे थे कि जो इतना वोटिंग में कमी आई है, 6%, 8%, 7%, बल्कि जैसे राजस्थान में खबर आई कि जो मुख्यमंत्री है भजन लाल, उनके इलाके, उनके विधानसभा में 8% वोट कम हो गया। और ऐसे ऐसी सिटिंग सीट जहां बीजेपी रही, वहां 6-5% वोट कम हुआ हर जगह ओवरऑल। तो इसको समझने के लिए शुरुआत हम करते हैं पहले श्रेयस सरदेसाई से। वो आंकड़ों के बारे में बताएंगे, योगेंद्र यादव उसके राजनीतिक नेतार्थ के बारे में बताएंगे कि अगर वोट इतना कम हुआ है तो उसका क्या मतलब है। एक देख रहे हैं जो श्रेयस ने ही मुझे भेजा है स्क्रीन पर, पहले दौर की वोटिंग में जो गिरावट की तस्वीर है, ग्राफिकल अगर आंकड़ों के हिसाब से देखेंगे, कुल सीट 102, 2019 में 69.9% वोटिंग हुई है। जो ओवरऑल 102 सीटों का आंकड़ा जो श्रेयस ने बनाया है, उसके मुताबिक 65.3%, मतलब 4.6% का बदलाव। पहले हम इस पर बात करते हैं, फिर थोड़ा राज्यवार भी कि क्या मतलब है। श्रेयस, पहले आप इसको डिफाइन कीजिए, एनालाइज कीजिए कि क्या मतलब है इसका। देख रहे हैं जो जी, तो 69.9% वोटिंग हुई थी इन 102 सीटों में पिछली बार। ये फेज जो भी गया है 102 सीटों का, ये लगभग सभी रीजन्स को कवर करता था। सो साउथ में से तमिलनाडु भी था, नॉर्थ ईस्ट, ईस्टर्न रीजन से बिहार, वेस्ट बंगाल, नॉर्थ से और सेंट्रल इंडिया से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, और महाराष्ट्र जो वेस्टर्न इंडिया से था। सो ब्रॉडली ये काफ़ी मतलब पूरे देश को इस फेज़ ने कवर किया। और ये फेज़ ट्रेडिशनली ये जो सीटें हैं, यहाँ पे टर्नआउट हाई रहा है। तो 69.9% वाज हायर देन द नेशनल एवरेज लास्ट टाइम। अगला फेज़ भी हाई टर्नआउट फेज़ का है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि जो अगर इलेक्शन कमीशन का जो डेटा जो उनके ऐप पे उन्होंने अपलोड किया है, उसको देखें तो 65.3% तक वोटिंग हुई है, विच इज़ अ ड्रॉप ऑफ अराउंड 5 परसेंटेज पॉइंट्स। तो ये काफ़ी सिग्निफिकेंट ड्रॉप है। और एज आई सेड कि ये जो फेज़ है, ये हाई टर्नआउट फेज़ है। तो अगर आप देखें तो अगर इसमें 65% है, तो अगले जो फेजेस हैं, जो ओवरऑल जब सारे जब फेजेस हो जाएंगे, सो इट शुड बी लोअर देन दिस परसेंटेज, बिकॉज ये इस फेज में लास्ट टाइम या 2 पॉइंट्स हायर थे। इसका मतलब हम एक बार पहले संक्षिप्त योगेंद्र जी समझते हैं, और फिर हम रीजन वाइज भी देते हैं जो वो आंकड़े एनडीए और गैर एनडीए के संदर्भ में भी। तो जरा पहले योगेंद्र जी इसको ओवरऑल कैसे समझाएंगे आप? अजीत भाई, पहली बात जो हमें कहनी चाहिए वो ये कि एक तरह से सन 2024 के चुनाव के परिणाम की पहली झलकी हमें दिखाई दे रही है। कल शाम को जब मैं आपके साथ शो पे बात कर रहा था, तो हम ठंडे चुनाव की बात कर रहे थे और हम कह रहे थे कि नहीं तो आंकड़ों का इंतजार करें। तो पहली झलकी, इससे पता नहीं लग रहा कौन आगे कौन पीछे, लेकिन एक झलकी मिल गई जिसके बारे में हम विश्लेषण करेंगे। नंबर 2, श्रेयस जो कह रहे हैं उसका मतलब ये है कि ये पहला फेज एक तरह से आईना था पूरे देश का, और अगर यहाँ पे 5% की गिरावट है, यहाँ अगर 65 है, तो बाकी देश में 65 से कम रहेगा, क्योंकि ये इलाका बाकी देश से थोड़ा हायर टर्नआउट था। नंबर 2,
नंबर 3, ये 4.6% का मतलब क्या है? मैं साधारण भाषा में समझा दें। देखिए, कुल 16 करोड़ लोगों का नाम वोटर लिस्ट पे था। कल अगर 100% वोट डाल देते तो 16 करोड़ लोग वोट डालते। 4.6% वोट जो लोग नहीं डाले हैं, इसका मतलब है कि अगर सन 2019 के हिसाब से होता, तो जितने लोग वोट डालते उसकी तुलना में 76 लाख लोगों ने वोट नहीं डाला। वोट नहीं डाले। 4.6% का मतलब 76 लाख होता है। इतने ज्यादा लोगों ने मत नहीं डाला। 4.6 से हमें लगता है कोई छुटपुट रेजगारी होगी, कोई चेंज होगा। नहीं भाई, बहुत बड़ा फिगर है इलेक्शन के लिए। 4.6 तो बिल्कुल जैसे सेंसेक्स अगर 4.6% किस दिन गिर जाएगी तो मतलब एकदम उछाल आ जाएगा। ये बहुत बड़ा फिगर है। बहुत महत्वपूर्ण चीज हम देख रहे हैं इस वक्त। देख रहे हैं जो देख अब रहे हैं जरा जो हम रीजन पर आते हैं, चूंकि जल्दी जल्दी में बहुत सारी बातें करनी है। जरा रीजन वाइज जो ड्रॉप आउट हुआ, टर्नआउट जो ड्रॉप आउट हुआ है रीजन वाइज, जरा ये स्क्रीन पर आप दें रीजन वाइज, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट ईस्ट का, जरा उस ग्राफिक को देखें। ये भी श्रेयस सरदेसाई ने तैयार किया है। पहले दौर की वोटिंग में क्षेत्रवार गिरावट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। नॉर्थ सेंट्रल, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, इसको डिफाइन कीजिए श्रेयस, फिर इसके राजनीतिक मायने हम योगेंद्र यादव से समझेंगे। श्रेयस। सो नॉर्थ सेंट्रल जो बिल्कुल बीजेपी का गढ़ रहा है पिछले 2 चुनावों से। सो यहाँ पे हमने मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़। तो यहाँ पे सबसे ज़बरदस्त ड्रॉप दिख रहा है टर्नआउट का, और मध्य प्रदेश खासतौर पे और राजस्थान। तो इन 2 स्टेट्स में, ऑफ कोर्स यूपी में भी कुछ सीटें हैं जहाँ पे काफ़ी ड्रॉप हुआ है, बट लार्जली छत्तीसगढ़ इज़ एन एक्सेप्शन। छत्तीसगढ़ में टर्नआउट थोड़ा बढ़ा है, बट वो एक ही सीट वहाँ पे वोटिंग हुई है, बस्तर में। तो ये नॉर्थ सेंट्रल है। नॉर्थ ईस्ट जो -5 आप देख रहे हैं, ये लार्जली नागालैंड की वजह से है, जहाँ पे बॉयकॉट की वजह से टर्नआउट बहुत शार्पली गिरा है, 26 परसेंटेज पॉइंट्स। तो अदरवाइज इतना बुरा नहीं है वहाँ पे टर्नआउट ड्रॉप, लेकिन ये नागालैंड की वजह से है। ईस्ट वुड बी बिहार एंड वेस्ट बंगाल। अगेन 5% काफ़ी बड़ा टर्नआउट ड्रॉप है। बिहार ऑफ कोर्स इज बिलो 50%. South India is just Tamil Nadu and Puducherry. So यहाँ पे टर्नआउट इतना नहीं गिरा है। गिरा है लेकिन ज़्यादा नहीं। तमिलनाडु में काफ़ी सीटों पे जो टर्नआउट गिरा है वो 0 to 5% के रेंज में गिरा है। और वेस्ट में सिर्फ महाराष्ट्र है और मामूली ड्रॉप है, ज़्यादा मतलब नॉर्थ के कंपेयर में ज़्यादा नहीं है, और यूनियन टेरिटरीज़ में सबसे कम है। सो जिस इलाके में बीजेपी सबसे ज़्यादा अच्छा करती है वहाँ पे सबसे ज़्यादा ड्रॉप हुआ है, लेकिन ये कहना मुश्किल है कि कौन घर पे बैठे और वोट नहीं दिया और कौन बाहर आए। ये थोड़ा कहना मुश्किल होगा। ये योगेंद्र जी से समझते हैं, लेकिन वो ग्राफिक जो है कि, और एक सेकंड आ रहा वो भी ग्राफिक दिखाई देता हूँ, एनडीए सीट्स और नॉन एनडीए सीट्स पे जो ड्रॉप आउट है, जो वोटिंग कम हुई है, ये वो तीसरा ग्राफिक है, स्क्रीन पर आप दें। टर्नआउट जो ड्रॉप हुआ है एनडीए और नॉन एनडीए। अब ये है योगेंद्र जी, आप भी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि एनडीए के सेंस में देखें तो -5.9%, नॉन एनडीए -3.2%। अब इसको योगेंद्र जी आप कैसे देखते हैं? कल मैंने एक शब्द इस्तेमाल किया था, आपको बड़ा अच्छा लगा था, कपड़ा छान निचोड़। ये है कपड़ा छान निचोड़ सारी बात का। ये जो ग्राफिक हम देख रहे हैं ना, कि देखिए पूरा देश में लगभग 5%, 4.6% टर्नआउट पिछली बार की तुलना में गिरा है। पर क्या सब तरफ बराबर गिरा है? अगर सब तरफ बराबर गिरा हो तो उसका एक इंटरप्रिटेशन निकलता है। अगर कुछ जगह ज्यादा और कुछ जगह कम हुआ है तो उसका दूसरा इंटरप्रिटेशन निकलता है। और यहाँ देखिए, हमने देखा जिन सीटों को पिछली बार एनडीए ने जीता, संयोगवश ये पूरा जो फेज था, इसमें लगभग आधी सीटें पिछली बार एनडीए के पास गई थी और लगभग आधी सीटें नॉन एनडीए के पास गई थी। एनडीए वाली सीटों पे लगभग 6% गिरावट आई है, और नॉन एनडीए वालों में लगभग 3% गिरावट आई है। मने दुगने का, लगभग 2 गुने का फर्क है। मोटा राजनीतिक निष्कर्ष यही है जो पहले क्षेत्रों में भी हम देख रहे थे, नॉर्थ सेंट्रल और ये सब। यानी कि जिन राज्यों में बीजेपी का दबदबा है, जिन सीटों पर, अब यहाँ राज्यों की बात नहीं कर रहे, ये जो 100, ये आखिरी जो स्लाइड है, ये सीट बाई सीट, जिन सीटों पर एनडीए ने पिछली बार जीत हासिल की थी, वहां टर्नआउट ज्यादा गिरा है।
जहां एनडीए नहीं जीती थी वहां कम गिरा है। मोटा निष्कर्ष जो मैं रखना चाहता हूं, और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है, वो ये कि ऐसा लगता है कि जिन इलाकों में पिछली बार बीजेपी का दबदबा था, जहां मोदी जी की आंधी चली, उन इलाकों में वोट ज्यादा गिर गया है। और भी साधारण भाषा में कहूं तो ऐसा लगता है कि वोटर का एक बहुत बड़ी संख्या थी जिसने पिछली बार उत्साह में आके बीजेपी मोदी जी को वोट दिया। उनमें से कुछ हैं जो मोदी जी के साथ रहे, देख कुछ रहे हैं हैं जो कि पलट के इस बार एनडीए की तरफ चले गए, इंडिया की तरफ चले गए। लेकिन कुछ हैं जो कि जिन्होंने पिछली बार मोदी जी को, बीजेपी को वोट दिया था, वो आके कांग्रेस या ऑपोजिशन को तो वोट नहीं देंगे, लेकिन घर बैठे। तो देख रहे हैं मेरा कहना ये है, इसमें इसका सबसे सरल राजनीतिक जो निहितार्थ है वो ये है कि देश में बहुत बड़ी संख्या में, 76 लाख में से कितने होंगे, मेरे ख्याल में 40-50 लाख जरूर लोग ऐसे रहे होंगे जिन्होंने पिछली बार बीजेपी को वोट दिया, लेकिन इस बार घर बैठे। यानी कि अगर ऐसा है तो बीजेपी को बहुत भारी धक्का है इससे। और ये मेरा कहने का मतलब था, इसलिए इस आधार पे मैं कह रहा हूं कि ये 2024 के चुनाव के परिणाम की पहली झलकी हमें दिखाई दे रही है। और मैं समझता हूं अजीत भाई कि शायद यही वजह है कि बीजेपी के समर्थक, बीजेपी के जो भोंपू है ना मीडिया में, कई सारे नाम मैं किसी का नहीं लूंगा, ये कल शाम से बड़े छटपटा रहे हैं, बड़ी देख रहे बड़ी हैं जो ट्विटर आ सब रहे हैं, जानना चाह रहे हैं नहीं नहीं कि कोई कैसे वेव हो नहीं गया है इत्यादि। ये सब इसी कारण से सबको समझ आ रहा है कि नहीं, इसका अर्थ इसमें क्या है। इसमें एक बीजेपी व्याख्या ये हो पिछले रही है से योगेन छटपटा रहे हैं। जी, एक व्याख्या ये हो रही है योगेन जी, जैसे मैं राजस्थान का स्क्रीन पर ला रहा हूँ, एक व्याख्या जो बीजेपी के लोग कर रहे हैं कल देर रात से अलग अलग वेबसाइट पर और अलग अलग मीडिया माध्यम से, कि ये वोटिंग टर्नआउट इसलिए हुआ है क्योंकि उन्हें बदलना नहीं है मतदाताओं को, वो निश्चिंत थे और इसलिए उन्होंने वोट दिया और ये हमारे पक्ष में है अगर टर्नआउट कम हुआ। ये बीजेपी के कुछ लोगों के हवाले से कुछ वेबसाइट पर देख रहा हूँ। अब जैसे राजस्थान है योगेन जी, राजस्थान में ये देख रहे हैं कि दौसा में 6% लगभग कम हुआ, करौली में 6% स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, और 6 से 8% वोट कम हुए इसमें सीकर, चूरू, झुंझुनू जैसे इलाके। तो ये दूसरी बात कि बीजेपी के लोगों का तर्क ये भी है, मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि राजस्थान में पिछली बार कई सीटों पर 2.5 लाख 3 लाख से हार जीत का फासला था। जैसे चूरू में ही 3,34,000 से राहुल कस्बा जीते थे जो अब कांग्रेस के उम्मीदवार है। गंगानगर में 4 लाख से निहाल चंद जीते। बीकानेर में बीजेपी अर्जुन मेघवाल 2,64,000 से जीते। ऐसे ही झुंझुनू में बीजेपी के कैंडिडेट नरेंद्र कुमार 3 लाख से ज्यादा वोटों से जीते। तो अब ये समझेंगे कि अगर ये 6% 7% कम हुआ तो ये इसको किस तरह से देखते हैं? वैसे तो देखिए, जिसे स्पिन डॉक्टरिंग कहा जाता है ना, कि किसी बात को एक दे देना, घुमाव दे देना, खेल देना, इसके ऊपर कोई नई थ्योरी बना लेना, उसके लिए तो बीजेपी वाले उस्ताद हैं। और मैं तो हमेशा अरुण जेटली जी के जमाने से मैं उनको दाद देता रहा हूँ कि किसी चीज पे क्या पर्दा डालना है, उसमें तो बीजेपी वालों का कोई मुकाबला नहीं। यहाँ पर अगर मान लीजिए एक क्षण के लिए उनकी बात मान लीजिए कि मतदाता को लगता है कि भाई मैं तो बीजेपी को वोट डालने वाला था, लेकिन बीजेपी तो जीत ही रही है, इसलिए मैं जाके क्या करूंगा। देख रहे हैं जो ऐसे में भी वो ये मान रहे हैं कि देख रहे हैं जो अधिकांश संख्या में बीजेपी के मतदाता हैं जो कि वोट डालने नहीं आए। बस यही तो मैं भी कह रहा हूँ। क्या कारण रहा होगा ये तो भगवान जानता है। तो 24 तारीख को तो कुछ लोग कह रहे हैं कि हो सकता है फासला कम हो जाएगा, 4 लाख 3 लाख से मार्जिन था, हो सकता है मार्जिन 1 लाख 1.5 लाख कम हो जाए। देखिए, अगर वो इतना मानते हैं कि ये जो 6% देश भर में कम हुआ है, देख रहे हैं उसमें जो से 4 साढ़े 4 कम से कम बीजेपी के वोटर रहे थे, बीजेपी या एनडीए के वोटर रहे थे, और 1-1.5% इंडिया की भी रहे होंगे। अगर वो एक एनडीए बात और मान नॉन इंडिया लेते हैं, ग्राफिक चला के नॉन सुनते नॉन रहे। इंडिया के इत्यादि, नॉन एनडीए के रहे, अगर वो इतनी बात मान लेते हैं तो मैं समझता हूँ फिर मेरी बात और उनकी बात में कोई अंतर नहीं है। फैक्चुअली हम एक जगह पे हैं। बाकी इससे क्या फर्क पड़ेगा, क्या इससे बीजेपी का मार्जिन ही केवल घटेगा और बीजेपी फिर भी जीतेगी, ये तो बात में पता लग जाएगा ना स्विंग से क्या होता है। लेकिन असली एक बात छोटा ये सा है जी। और मैं एक और चीज बात, राजस्थान की चूंकि आपसे बात कुछ चल रही कहना चाह रहा था, जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं श्रेयस, और आपसे ये भी नहीं मैं कि बोल क्या रहा हाँ, वोटिंग परसेंटेज कम होने की व्याख्या अलग-अलग समय में अलग-अलग हो जाती है क्या? कि कई बार कम होना मतलब सत्ताधारी दल को फायदा हो जाता है, कई बार कम होना मतलब नुकसान हो जाता है। तो इसके डेफिनिशन समय-समय पर बदलते भी है। आप क्या कहना चाह रहे हैं श्रेयस बताइए?
जी, मैं एक्चुअली राजस्थान के बारे में कहना चाह रहा था कि वहाँ पे अगर आप विधानसभा में जो वोटिंग हुई थी, इन्हीं सीटों में, वो 75% के करीब थी। सो अगर उससे आप देखें चेंज, तो 18 पॉइंट का ड्रॉप है राजस्थान में, व्हिच इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट ड्रॉप। येस, यू राइट, ये कहना मुश्किल है कि ये कौन से वोटर घर पे बैठे हैं। बट नॉर्मली हमने देखा है पहले जब 14 में जब 2009 से 14 में जब टर्नआउट इंक्रीज हुआ था बहुत, तब जहाँ पे भी इंक्रीज हुआ था बीजेपी बहुत अच्छे से बड़े अच्छे मार्जिन से जीती थी। और ये 19 में भी लागू होता है। तो अगर आप टर्नआउट घट रहा है देख रहे हैं तो जो शायद कहीं ऐसा भी हो सकता है कि बीजेपी के वोटर काफ़ी सारे वोटिंग करने ना गए। अब जैसे ये स्क्रीन देख रहे हैं योगेन जी, यूपी, राजस्थान, जैसा आपने श्रेयस ने पूरा डेटा दिखाई, ये सिमिलैरिटी है कि हर जगह सेम ट्रेंड दिख रहा है। महाराष्ट्र में 4%, तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल जहां हाई टर्नआउट रहा है 2014-19 में, उसके पहले अगर देखें 2009 में कम वोट रहा, लेकिन 2009 जैसी स्थिति में इस बार की वोटिंग हुई है। अगर लिमिटेड सीट की बात करें, जो भी 3 ही सीट, तो क्या इसको हाँ। फिर से मैं आपसे हाँ जी, आप बताएं। जी, सिमिलैरिटी भी है और अंतर भी है। ध्यान से आप आंकड़ों को देखिए, इसीलिए हमें श्रेयस जैसे लोगों की ज़रूरत होती है, जो कि आंकड़ों को थोड़ा बारीकी से लेंस लगा के देखते हैं। कहने को सबका गिरा है, लेकिन आप देखिए तमिलनाडु का कितना गिरा है? 4%। और उधर आप देखिए उत्तर प्रदेश का लगभग 7%, राजस्थान का लगभग 7%, देख रहे हैं बिहार जो इतने लो से शुरू कर रहा है लगभग 5%, ना? तो जो बात अभी श्रेयस ने दिखाई वो ये कि जहां-जहां बीजेपी का बोलबाला है, एनडीए का बोलबाला है, वहां वोट ज्यादा गिरा है। ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ऐसा कोई शाश्वत नियम नहीं है कि वोट बढ़ने का मतलब रूलिंग पार्टी को फायदा नुकसान है, वोट गिरने का मतलब नहीं। आपको हर जगह उसकी राजनीतिक संदर्भ देखने के बाद ही उसकी व्याख्या कर सकते हैं। और अभी का फिलहाल का राजनीतिक संदर्भ जो देश का है वो ये कि देश ने 2 मोदी जी की लहर देखी है, और उन 2 लहरों के बाद अगर और इन दोनों लहरों में वोटिंग टर्नआउट बढ़ रहा था। देख रहे हैं उसके जो बाद अगर तीसरे चुनाव में वोट गिरते हैं और राजस्थान जैसी जगह पे केवल विधानसभा और लोकसभा के बीच में इतनी बड़ी गिरावट होती है। मैं फिर आपको याद दिला दूं, सन 2018 में भी राजस्थान में विधानसभा के चुनाव हुए थे और उसके तुरंत बाद 19 में लोकसभा के चुनाव हुए थे। गिरावट हुई थी विधानसभा और लोकसभा में, लेकिन वो गिरावट केवल 6 या 7% की थी। इस बार विधानसभा और लोकसभा चुनाव वही 4-5 महीनों के अंतराल पे हो रहे हैं, और वहां देखिए, वहां गिरावट 18% की हो रही है। कोई सामान्य चीज नहीं है। 4 महीनों में 2 चुनाव हो और 18% और जो एक चीज बताई वो सिग्निफिकेंट है। अब उसको देखेंगे 4 जून को क्या पता चलता है कि सांगानेर जो जयपुर से सटी हुई सीट है, जहां से मुख्यमंत्री चुनकर आए, वहां 8% कैसे गिर गया। देख रहे हैं जी। जो और अगर आप जयपुर की बात करें, जयपुर लोकसभा क्षेत्र की बात करें, तो जयपुर लोकसभा क्षेत्र में भयानक रूप से गिरा है ओवरऑल जो वोट शेयर है। 6% लगभग उसकी बात स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जी। तो सब जगह पे ये तो हम पिछले लोकसभा से इस बार लोकसभा का देख रहे हैं। जो श्रेयस बता रहे थे वो ये कि 4 महीने पहले विधानसभा चुनाव हुए हैं, तो भैया नहीं पे उसका देख लीजिए आप, 18% वोट गिर रहा है। तो कुछ बहुत बड़ी गिरावट हुई है। ये गिरावट किसकी है? एक तरीका वो सोचने का ये हो सकता है कि भाई चलो गर्मी थी, सब लोग नहीं आए। लेकिन भाई गर्मी तो 2019 में भी थी, हमेशा राजस्थान में तो गर्मी होती है इस समय। और इसी महीने दूसरा में ये हो चुनाव था, सकता है, अप्रैल में। बिल्कुल तब तो मई में था। दूसरा ये हो सकता है कि नहीं, ज्यादा विपक्ष के वोटर नहीं आए। अब उसका आपको लोकल कारण बताना पड़ेगा ना कि विपक्ष के वोटर क्यों नहीं आए। तीसरी बात ये है कि ज्यादा बीजेपी के वोटर नहीं आए, वो समझ आता है, और बीजेपी के वोटर खुद बीजेपी के प्रवक्ता, बीजेपी के समर्थक, बीजेपी के भोंपू वाले दरबारी लोग भी जो बात कह रहे हैं, देख वो रहे भी हैं जो यही इशारा करती है कि हाँ, बीजेपी के वोटर ज्यादा नहीं आए। इसका विश्लेषण करना जरूरी होगा। मैं मानता हूं कि अभी इसका कंक्लूसिव एविडेंस इस वक्त हमारे पास नहीं है कि ये जो 76 लाख लोग वोट देने नहीं आए, ये अधिकांश कौन थे। लेकिन फिलहाल यही कहना बनता है कि इनमें से एक बड़ी संख्या बीजेपी के पोटेंशियल वोटर की थी, और अगर ये था तो ये बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। 2024 के चुनाव की पहली छोटी सी झलक है, निर्णायक नहीं है, लेकिन पहला जो इशारा है ये बीजेपी के लिए खतरे का है, और इससे खलबली मच गई है, घबराहट फैल गई है।
ये आप देख सकते देख रहे दोस्त देख रहे एक दोस्त छोटी सी घटना मुझे याद है एक चुनाव का, अगर आपको भी याद हो, कि जब यूपी में योगी आदित्यनाथ और केशव मौर्य सरकार में आए, इस्तीफे के बाद दोनों जगह उपचुनाव हुआ, दोनों जगह बीजेपी हारी। फूलपुर मुझे याद है कि 1.25 से 1.5 लाख मतदान कम हुआ था फूलपुर में और बीजेपी हारी थी। तब ये कहा गया कि बीजेपी के मतदाता कॉन्फिडेंट थे कि हमारे जाने से भी क्या फर्क पड़ता है, जीत ही रहे। कहीं ऐसा तो नहीं कि 400 पार का नारा और ये सब जो इतना क्रिएट किया गया, लोग निश्चिंत हैं कि हमारे जाने आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम नहीं भी जाए चलेगा। इस चक्कर में बीजेपी के वोटर कम टर्नआउट हुआ वोटर का। क्या जो बीजेपी के लोग तर्क दे रहे हैं कि विपक्ष के जो लोग थे हराने के लिए जो आते, विपक्ष का वोटर जो आता वो नहीं आया क्योंकि हराना नहीं था। देख रहे दोस्त देखिए, जब तक हम ये मान लें कि हाँ, इन 76 लाख लोगों में से बीजेपी के समर्थकों की संख्या ज्यादा थी, तो उसके बाद दो इंटरप्रिटेशन बचते हैं। एक ये कि वो इसलिए नहीं वोट डालने आए कि उन्हें लगा कि मोदी जी तो जीत ही रहे हैं, हमें क्या देने की जरूरत है। हालांकि हिंदुस्तान में ऐसा कभी नहीं होता है। सामान्यतः जब भी ऐसा होता है कि कोई एक पार्टी जीतने वाली है, तो बैंडवैगन इफेक्ट होता है, लोग बढ़ चढ़ के उसको वोट देने आते हैं। सामान्यतः ये होता है, लेकिन ये संभव है। दूसरी इंटरप्रिटेशन ये है कि लोगों को लगा कि भाई बीजेपी के खिलाफ जाके तो वोट मैं नहीं दूंगा, लेकिन क्या देना है इनके लिए वोट, चलो घर छोड़ो। जो उत्साह में कमी हुई, जो मोदी मैजिक कम हुआ है, उसके चलते कई लोगों को ये लगा कि वोट देने का उत्साह कम हो गया और उसकी वजह से गिरा है। मुझे सबसे प्लॉजिबल इंटरप्रिटेशन आज की तारीख में यही लगती है कि बीजेपी, मोदी जी, इनके पक्ष में उत्साह कम हुआ, हालांकि जाके विपक्ष को वोट डालने की अभी उनका मन नहीं बन पाया। और ये एक साधारण कारण होता है जिसकी वजह से ऐसा हुआ। और आज की तारीख में मैं यही मान के चलता हूँ। थोड़ा और विश्लेषण करेंगे, कुछ और पता लगेगा, अगला राउंड भी देखेंगे, अब तो एक हम हम ज्यादा यूपी लाते हैं, एक यूपी लाते हैं, 5-7 मिनट अगर वक्त होगा, नहीं तो जब आप कहेंगे। जैसे यूपी है, यूपी में 8 सीटों पर वोटिंग हुई है कल। ओवरऑल भी हमने स्क्रीन पर दिखाया, और अगर हम ओवरऑल देखें तो लगभग 7% वोट कम हुआ, लगभग 7%, 6.5%। लेकिन ऐसे सीट में देखेंगे तो 5%, 4%, 6%, 7%, ऐसे वोट 8% भी है, दरअसल 8% भी ये वोट कम हुआ। एक छोटा सा रिएक्शन चाहिए श्रेयस, उसके बाद योगेंद्र जी। श्रेयस, यूपी को कैसे देखते हैं? सेम कोई पैटर्न इसमें देख रहे हैं? देख रहे दोस्त यूपी में जो सबसे ज़्यादा गिरावट हुई है वो हुई है मुजफ्फरनगर और रामपुर में। तो कुछ लोग कह सकते हैं कि शायद कुछ मुस्लिम इलाकों में वोटिंग कम हुई हो, राइट? लेकिन ये पता लगाना मुश्किल है। रामपुर ऑफ लेकिन कोर्स दूसरा पहलू ये भी था कि मुस्लिम इलाकों में बूथ पर बहुत भीड़ की तस्वीरें आ रही थी कि कतार लंबी है, वोट नहीं दे पा रहे। जी है, राइट। तो वो भी हो सकता है। रामपुर ऑफ कोर्स रामपुर देखें तो बहुत गिरा है पिछली बार की तुलना में, लेकिन एक बाइपोल हुआ था वहाँ पे बीच में, उसकी तुलना में काफ़ी बड़ा है। ऑफ कोर्स हाँ, बाइपोल में तो ऑफ कोर्स वोटिंग लो ही जाती है, लेकिन उसकी तुलना में करीब 12-13% वोट बढ़ा है रामपुर में। सो 2 तरीके से देख सकते हैं इसको, 19 की तुलना में या बाइपोल की तुलना में। बट यूपी इज इंटरेस्टिंग। आई मीन कहना मुश्किल है कि कौन सा समुदाय नहीं आया और वोट नहीं किया। योगेंद्र जी, यूपी। जी, ब्रॉडली यही बात है कि जिन दो क्षेत्रों में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण सबसे ज्यादा होता है, मुजफ्फरनगर में, चूंकि मुजफ्फरनगर दंगों के बाद से वहाँ काफी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का इतिहास रहा है, और रामपुर में चूंकि वहाँ मुस्लिम वोट बहुत बड़ी संख्या में, मेजॉरिटी मुस्लिम है और वहाँ मुस्लिम वोट इकट्ठा होकर वोट डालते हैं, उन दोनों में गिरावट आई है। हमें श्रेयस ठीक कह रहे हैं कि अगले 2-4 दिन में हमें कुछ बूथ वाइज रिपोर्ट मिलेगा, इलाका वाइज रिपोर्ट मिल सकेगा, जिससे स्थिति स्पष्ट होगी कि क्या रामपुर में, देखिए मुजफ्फरनगर में कम हुआ, उसका एक स्वाभाविक कारण ये हो सकता है कि वहां सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कम हुआ है। जैसा 2014 में था, 19 में भी काफी कुछ था, लेकिन किसान आंदोलन के बाद से मुजफ्फरनगर में इलाके में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कम हुआ है, और जहां ध्रुवीकरण कम होता है वहां अपने आप वोटिंग कम आती है। रामपुर में भी क्या जो एंटी मुस्लिम ध्रुवीकरण हुआ करता था, क्या वो कम हुआ है, या कि मुस्लिम इलाकों में वोटिंग कम हुई है? इसके लिए हमें थोड़ा और आंकड़ों का इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन जो मोटी तस्वीर है वो अभी भी यही है कि ओवरऑल देश में जिन इलाकों में बीजेपी का दबदबा था, वहां वोटों की गिरावट है, और इससे बीजेपी को चिंता होनी चाहिए। तो मेरा निष्कर्ष अभी भी यही है अजीत भाई
और आंकड़े 2-4 दिन में आएंगे, अगले फेज को देखेंगे तब हम एक सवाल मुझे पता है आपको जाना है। एक सवाल, जैसे बंगाल को स्क्रीन पर लाइए या ओवरऑल लाइए, पश्चिम बंगाल में भी देखिए, हालांकि 3 सीटों पर वोटिंग थी योगेन जी, और तीनों सीटें पिछली बार बीजेपी जीती थी, बीजेपी का गढ़ है। पश्चिम बंगाल में भी वोटिंग कम हुई और गढ़ बीजेपी का, सीट बीजेपी की। तो अगर उस पैटर्न पर जो आप व्याख्या कर रहे हैं, वहां भी यही बात लागू होती है? एग्जैक्टली ये पश्चिम बंगाल नहीं, यहाँ पे पश्चिम बंगाल होना में, क्योंकि पश्चिम बंगाल में बहुत अच्छी पोलिंग होती है, हमेशा होती है। हाँ। लेकिन वहां भी 7% की गिरावट हो रही है, और ये तीनों कॉन्स्टिट्यूएंसी याद रखिए, अलीपुरद्वार, कूच बिहार और जलपाईगुड़ी, ये तीनों कॉन्स्टिट्यूएंसी जो बीजेपी का गढ़ है, वहां पे 7% गिरावट हुई है। तो जो बात श्रेयस और मैं शुरू से कह रहे हैं, फिलहाल तो ये सारे आंकड़े उसकी पुष्टि करते हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा, अंतिम प्रमाण ये नहीं, और इंतजार करेंगे, आने वाले फेजेस को देखेंगे, और अंततः तो 1 तारीख को ही पता लगेगा। लेकिन जो झलक है, वो झलक इस बात की पुष्टि करती है कि पहले फेज में चुनाव देख रहे हैं बीजेपी के लिए, बीजेपी के खिलाफ कुछ हवा चली है, ऐसी पहली झलक हमें मिल रही है। देख रहे हैं श्रेयस, क्लोजिंग रिमार्क, चूंकि योगेन जी को जाना है, योगेन जी समय दे सकते हैं क्या 5-7 मिनट और? अब आपसे अनुमति लेंगे। अच्छा, चलिए क्लोज करते हैं, श्रेयस से फ्री करते हैं आपको। श्रेयस, नॉट अ क्लोजिंग रिमार्क, कुछ ये जो फिगर्स हैं ये थोड़े अपडेट हुए हैं। सो जैसे बंगाल में आई थिंक अब वोटिंग 80% तक पहुंच गई है। सो जो हाँ, तो इतनी भी बड़ी गिरावट नहीं है बंगाल में। फाइनली एक और चीज़ कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से अभी तक ऐसा कोई बड़ा आंकड़ा नहीं आया है ऑल इंडिया, मतलब जो वोटिंग हुई है, ये अभी तक हमें बस सीट वाइज वोटर टर्नआउट फिगर्स मिले हैं, जिसके आधार पे हमने ये निष्कर्ष निकाला है। आमतौर पे इलेक्शन कमीशन 24 घंटे में फिगर दे देता है, तो हमें उम्मीद करनी चाहिए कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई देरी या कोताही फाइनल फिगर को फाइनल तरीके से देने में देरी नहीं होगी, ऐसी उम्मीद करनी चाहिए। देख रहे हैं चलिए, चूंकि उस वोटर टर्नआउट के बारे में अलग अलग वेबसाइट, अखबार पर भी थोड़ा कंफ्यूजन है, तो इसलिए 1-2 डेटा में कुछ ऐसी चीजें हो सकती है, फिर बदलाव। हम इंतजार करेंगे फाइनल डेटा का। बहुत बहुत शुक्रिया योगेंद्र यादव जी, बहुत बहुत शुक्रिया श्रेयस, और अगले दौर की वोटिंग के बाद भी हम बात करेंगे। थोड़ा वक्त आप दोनों लोग ज्यादा निकाल के रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।